बहुत महान लोग हुआ करते थे। ये अभी मैं रामानुजन पे दोबारा लौट के आऊंगा। मैं जिस फेज में आईआईटी कानपुर में पढ़ा हूँ, उस फेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि किस जगह क्या जगह हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन 1987 में हुआ था। मैं बात करूंगा 1984। 1984 का ऑल इंडिया वन AIR 1 विनीत गुप्ता, एक मिनट, बुद्धिराज। मैं क्यों बता रहा हूं अभी तुम लोगों को समझ में आएगा। ये बुद्धि राजा जिसकी ऑल इंडिया वन थी, ये आईआईटी कानपुर। और कंप्यूटर साइंस 94 के बाद 95 85 के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया वन विनीत गुप्ता, ऑल इंडिया वन। आईआईटी कानपुर 1986 संजीव अरोड़ा, ऑल इंडिया वन। आईआईटी कानपुर। और जो ब्रांच थी वो कंप्यूटर साइंस। तुम लोग देखा होगा कि उस फेज में मैं पढ़ा हूं जहां पर भारतवर्ष से जो भी ऑल इंडिया बनाता था, और ये कब तक, देखो मैं लिखता हूं, मैं तो चूंकि 1987 गोपा कुमार, ऑल इंडिया वन, आईआईटी कानपुर। 1988 जो ऑल इंडिया वन था वो इंडिया में रुका नहीं था, रघुराम था। इसकी ऑल इंडिया टू थी, आईआईटी कानपुर। ऑल इंडिया वन उस साल इंडिया में रुका नहीं था, वो बाहर चला गया था। आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस। 1989 विक्रम बुच, ऑल इंडिया वन, आईआईटी कानपुर। 1990 क्या नाम था उसका, आशीष गोयल, आशीष गोयल, ऑल इंडिया वन, कंप्यूटर। इतने सारे लोग, मैं इस वाले बैच में था। सर गोपा कुमार जी की ब्रांच सीएससी, ये मैंने नहीं लिखी, भी मैं बता रहा हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को दिख रहा होगा 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 लगातार ऑल इंडिया वन कानपुर आईटी आया करता था। और इन सब की खासियत क्या है, सारे जितने भी टॉपर हुआ करते थे वो सब कंप्यूटर साइंस लेते थे एक्सेप्ट दी गोपा। उसने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया और एमएससी फिजिक्स। मतलब मुझे इस बंदे से ज्यादा रिस्पेक्ट मैं किसी को दे ही नहीं पाता, इसलिए मैंने डी लिखा। इसने ये 12th अपेयरिंग आईआईटी कानपुर आया, फिजिक्स ज्वाइन किया, और आज भी वो फिजिक्स ही पढ़ता है, पढ़ाता है। और मैं अगर ये मेरा पूरा बैच, मैं अकेला नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मेरा पूरा बैच ये बात मानता है कि अगर भारतवर्ष को कोई नोबेल प्राइज दिलवा सकता है तो ही इज द ओनली पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन। मैं तुम लोगों को एक फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखी है और मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि ये मेरे गोपा कुमार जी हैं, ये जो मेरे ये बगल में बैठा हुआ है, और ये मैं, ये गोपा कुमार है जिसकी ऑल इंडिया वन। और ये आलोक शर्मा है, ऑल इंडिया टू। तो इसीलिए मैंने ये फोटो तुम लोगों को दिखाने के लिए कि ये जितने भी साथ के थे, अभी हम लोगों का गेट टुगेदर हुआ था
तो हम लोग जहाँ साथ में थे, तो हम लोगों की कुछ बड़ा बहुत पुरानी यादें और इस तरीके का, तो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये। लेकिन ये शेयर करना ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑल इंडिया वन है ना, कोचिंग वाले क्लेम कर देते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया। अरे ऑल इंडिया वन मतलब ऑल इंडिया वन। मैं जो असाइनमेंट ऑल इंडिया वन डालता हूँ, उसका मोटिव ये रहता है कि वो अगर लगाएंगे तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय, इसलिए मैं डालता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार वो लगा लेंगे तो वो फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना। वो कुछ ना लगाएं, वो किसी कोचिंग में ना पढ़े, उनको बस किताबें मिल जाएं, वो पढ़ के जेई वन ले आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। आलोक शर्मा कितना भी प्रयास कर लेते, ऑल इंडिया वन नहीं आ पाते, क्योंकि गोपा इज दी गोपा कुमार ऑफ अवर बैच। वो आलोक शर्मा भी जानते हैं और उसके नीचे वाले भी सब जानते हैं। तो ये ऑल इंडिया वन की एक खासियत होती है। और सारे लोगों के मैं बता दूं कि ये फिजिक्स का इतना बड़ा जाइंट है, और क्यों जाइंट है। और 5 साल का एमएससी का कोर्स से ज्वाइन किया था, और उसके बाद से 4 साल में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये यूएस चला गया था, यूएस में पीएचडी कंप्लीट करी, 3 साल में या 2 साल में कंप्लीट कर ली थी, वापस लौट के आ गया। इलाहाबाद में फिजिक्स का एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर उसने अपने आईआईटी कानपुर का जो गाइड वहां से रिटायर हो गए थे, क्या नाम था उनका, जेकेबी, जयंत बागची, बंगाली थे, उनके अंडर पीएचडी उससे उन्होंने इसने गोपा कुमार ने ज्वाइन करी। और उसके बाद जब पीएचडी कंप्लीट हो गई, तो रतन टाटा ने इसके लिए कि इंडिया में फिजिक्स का डेवलपमेंट हो, टीएफआईआर तुम लोगों ने सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट, टीएफ टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च जो भी सेंटर है, जो भी है वो, रतन टाटा ने ये कहीं और दुनिया में ना जाए, यहीं इंडिया में रुक जाए, उसके लिए खोला था। आज भी वो झोला लटका के घूमता है। अगर तुम लोग इसके लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पे डाल दोगे तो दिख जाएगा तुम लोग। गोपा कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष का बहुत महान फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज इसी को जीतना चाहिए। मैं अगले 20 साल यही इंतजार करूंगा कि मरने के पहले हर हालत में गोपा कुमार भारत को नोबेल प्राइज दिलाते। हो सकता है उसके बाद भी कोई ऐसा जेई का टॉपर रहा हो जिसने कि कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई और ब्रांच ली हो, लेकिन गोपा कुमार जो था वो महान था, तो महान था वो है। उसने वो महानता दिखाई, उसने पैसे के लिए पीछे कभी नहीं भागा। सारे लोग जितने भी हैं, ये मैं तुमको एक नाम और बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ है, संजीव अरोड़ा। मैं जिस विंग में रहता था, उसके ऊपर वाली विंग में ये रहता था, और उससे भी ऊपर वाली विंग में विक्रम बुश रहता था। मतलब हम एक ही विंग में, हम लोग एक ही फ्लोर, एक फ्लोर मेरा, एक फ्लोर उसके ऊपर वाला जो था उसमें संजीव अरोड़ा, और उसके ऊपर वाले में विक्रम बुश। मतलब हॉल 2 एफ विंग में ही हम लोग सब लोग रहते थे। तो मैं संजीव अरोड़ा का नाम कैटेगरिकली तुम लोगों को इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोटा में तैयारी करते हैं। ये संजीव अरोड़ा कोटा का ही रहने वाला था। 1986 में ऑल इंडिया वन लाए, और संजीव अरोड़ा बंसल सर के यहाँ पढ़ते थे, और बंसल सर को फेमस करने वाला व्यक्ति संजीव अरोड़ा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहली उनकी जे ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, जो बंसल सर के यहाँ पढ़ा। तो मतलब ये सब इतिहास पुरुष रहे हैं। जिस एग्जाम की तुम लोग तैयारी कर रहे हो उसके ये महान लोग हैं, और ये सब लाइन से सब कानपुर आईटी आते थे। 1990 के बाद इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, और सारे लोगों को मालूम है फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। और चूंकि मार्केट ओपन कर दिया गया, तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके सारे ऑफिस मुंबई में जाने लगे। तो सारे लोगों को लगा कि यार मुंबई में कंपनी बहुत आएंगी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। तो धीरे से सारा जितना भी जो जो क्रीम बचा हुआ करता था, वो सारा धीरे से मुंबई आईटी की तरफ खिसक गया। उसमें मतलब मुंबई का कोई रोल नहीं, वो इंडियन पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरी में खोलना पड़ा। और ये सारे जितने भी टॉपर थे उस समय कानपुर आईटी क्यों आते थे मालूम है? वो इसलिए आते थे क्योंकि उस समय दुनिया में कानपुर आईटी वाज रैंकिंग 4th, चौथी रैंक थी। अब किसी भी आईटी को उठा के देख लो, उसकी रैंकिंग जो होगी वो 300 के आसपास होगी। अब मुंबई आईटी की, अब मेट्रोस आईटी की मेरे ख्याल से 300-250 के आसपास है। तो आईटी दिल्ली हमेशा उसी तरीके का था, आज भी वैसे ही, कि बहुत सारे बच्चे इधर आते थे कानपुर आईटी, तो कुछ बच्चे दिल्ली चले जाते थे। आज भी ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मुंबई चले जाते हैं और थोड़े से दिल्ली आईटी चले जाते हैं। दिल्ली आईटी, क्योंकि दिल्ली तो सेंटर रहा है ना, जितने भी आक्रमणकारी दुनिया इंडिया पर अटैक करते रहे, उनसे दिल्ली पे ही तो राज करते रहे। तो दिल्ली कभी इसलिए अपनी पोजीशन खराब नहीं कर पाया। कानपुर में तो ना एयरपोर्ट हुआ करता था,
ना मेट्रो हुआ करती थी, ना कोई भी स्ट्रक्चर हुआ करता था, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कानपुर आईटी को छोड़ दो, कानपुर आईटी इज द ब्यूटीफुल आईटी, बेस्ट आईटी। मुझे तो यही लगता है मुंबई आईटी तो बहुत गंदी है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैं वहां पर भी गया हूँ, मैं यहाँ पर भी गया हूँ, मैं दिल्ली में सारी आईटी गया हूँ। तो मैं वापस लौट के आता हूँ। मैंने ये गोपा के बारे में क्यों बताया, गोपा एंड उसकी टीम आजकल जो काम कर रही है, वो माधवन ने कैलकुलस जो डेवलप करी थी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। वो जो संस्कृत की चीजें हैं, जो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, ये सब माधवन जी का खोजा हुआ है। और ये सब क्यों खोजा है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ प्लेनेटरी मोशन के बगैर तो हम लोग कुछ सोचते ही नहीं थे, और किसी भी मोशन के बारे में बात की जाए तो कैलकुलस की जरूरत पड़ती थी। तो उनकी 4 किताबें जो लिखी हुई हैं, उसका अध्ययन, उसकी रिसर्च, और वो लोगों को समझाया जा सके। जो हम लोग बात बात पे न्यूटन साहब बोलते हैं ना, और तुम लोग तुरंत समझते कि अरे वाह क्या इंटीग्रल किया, क्या जीपी को कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही मजा आ गया। मुझे भी मजा आता है, क्योंकि हम लोगों ने यही वाली पढ़ाई करी। और हम लोग संस्कृत नहीं सीखना चाहते, हम लोग संस्कृत सीख के करेंगे क्या, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो संस्कृत को रिजेक्ट कर चुका है। हमारे यहाँ की संस्कृत की किताबें, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोप में कहीं पर भी हो, चाहे अमेरिका कहीं पर भी हो, सब जगह गई, उन सब का ट्रांसलेशन हुआ। और उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण ही चूंकि वो ट्रांसलेशन कर सकते थे, वो ब्राह्मण सब जगह गए। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल इलीट क्लास के पास, सब सिर्फ